वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बेंचोल। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही जो गुरुत्वपूर्ण टॉपिक है रोटेशनल मोशंस एंड कपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जाने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे रोटेट होगा? अगर मैं राइट हैंड से इसको ऐसे फोर्स दूं और लेफ्ट हैंड से उसका ऑपोजिट में फोर्स देता हो तो ये नहीं मूव होगा। लेकिन अगर किसी भी मेरे हैंड में फोर्स कम या ज्यादा होता है तो ये रोटेट करने लगेगा ऐसे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही जो जानना पड़ेगा इसको जानने के लिए। तो व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स in which the net force is zero। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि F एक्सटर्नल फोर्स और F नेट फोर्स इज जीरो। तो अगर F एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जीरो होता है, इफ F एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो होता है तो वो बॉडी आइडर रेस्ट में होगा और यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी में वो मूव करेगा। उसका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन जो जीरो हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है जब उसका ऊपर नेट टॉर्क ये जीरो हो जाता है, तब इसका टॉर्क हम जानते हैं, टॉर्क जो है वो इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या है? डी ओमेगा डी टी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। सो ओमेगा हो जाएगा कांस्टेंट। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कोई भी चीज रोटेट होता है तो वो रोटेट नहीं होगा और क्या होगा? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में वो रोटेट होगा। उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, दैट इज वेलोसिटी जो चेंज होता है समय के साथ वो जीरो हो जाएगा। सॉरी। तो अभी हम बात करेंगे कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, अगर आपको हम कहे कि आपको अगर किसी भी रूम के जो दरवाजा है उसको खोलना है, तो आप उसको खोलने के लिए किधर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ज्यादा गुरुत्वपूर्ण, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एक दरवाजा का अगर हम देखें कि दरवाजा का जो हिंज होता है, वो हिंज अगर हम देखें कि ये दरवाजा का हिंज है और इससे जुड़ी हुई है हमारा दरवाजा या फिर हैंडल है, तो हम जानते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए अगर हम या फिर जो हिंज है इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके सफिक्स में दरवाजा रोटेट करते हैं। अभी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम यहाँ पर बॉल फोर्स दे F1 और अगर ये हैंडल है दरवाजा का तो यहाँ पर फोर्स दे F2, तो दरवाजा खोलने में आसानी किससे होगी? हम जानते हैं कि F2 में। आज हम जानेंगे कि ये क्या हो, क्यों ये आसान लगता है दरवाजा हैंडल में फोर्स देके खोलने। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड जहां पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसका बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेटर टॉर्क अप्लाई होगा, सेम फोर्स देने के बावजूद। फोर्स क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करता है? ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट करता है। लेकिन टॉर्क जो है वो क्या करता है? रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है, दैट इज टर्निंग इफेक्ट। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी, टर्निंग मींस उसको रोटेट करना। टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी, जो इफेक्ट ऑफ टर्निंग है वो एनी बॉडी जो किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्या है? वो किससे मापा जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स से। सो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? सपोज ये एक बॉडी है जिसका ये पॉइंट जो है वो है पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब
जिसके केंद्रित करके वो घूमता है। अभी हम किसी भी एक पॉइंट मान लेते हैं P या फिर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। सो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किधर होगा, इधर होगा। सो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन दैट इज द पॉइंट और लाइन along which force is applied, इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी ये O है और जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है इसका जो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापे तो ये हो जाता है ON, इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स इसके जो बीच में एंगल है ये 90 डिग्री है। समझ में आ गया? तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and axis of rotation and line of action of force, line of action of force. So मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है कि MOF दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है कि F मल्टीप्लाई बाय D। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि D जितना बड़ा होगा, सेम F, हम जो दरवाजा का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और हिंज है, अगर वहां पर हम F फोर्स दे और हैंडल में भी F फोर्स दे, सेम फोर्स है, तो D जिसका बड़ा होगा, D मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स दोनों ही एक ही पॉइंट में अप्लाई होता है, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है 0 हिंज में। सो जो टॉर्क है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो 0 हो जाता है, लेकिन जितने दूर हम जाएंगे D का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। दैट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का भी जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। सो हमें आसानी होता है दरवाजा खोलने में। ऐसे ही जो अगर हम किसी भी अगर कोई भारी चीज है उसको हम, अगर सपोज ये एक भारी चीज है, इसका इस तरह में एक भारी चीज लटक रहा है, हमें उसको उठाना है फोर्स डाल के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भारी चीज है वो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। अगर जितना यहाँ पर हम उठाए तो हमें बहुत ही भारी भारी महसूस होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम रिलीज करते हैं तो हम आसानी से उसको उठा सकते हैं। तो यही फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का है। अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी का रोटेशन है वो हम 0 मान लेते हैं, उसको हम मान लेंगे कि वो 0। तो सपोज किसी ऐसे चीज है, देखिए कि एक ऐसी एक रॉड है, इस रॉड का यहाँ पर जो सेंटर ऑफ रॉड है, सपोज इसको O, इसको कहते हैं इंग्लिश में F पॉइंट, और फाल्क्रम, फाल्क्रम कहते हैं इसको, CRUM, फाल्क्रम। अब इस फाल्क्रम के यहां पर हमने W1 फोर्स को लगा दिया है, जिसका वैल्यू है W1 इक्वल टू mg और सॉरी m1g, और इस ईयर पॉइंट में हम W2 फोर्स को अप्लाई किया है, इसका वैल्यू है m2g। इसको हम कहेंगे F1, इसको हम कहेंगे F2, एंड फाल्क्रम से ये W1 का जो डिस्टेंस है D1 है, और फाल्क्रम से W2 का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D2। इसको हम लीवर आर्म भी कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे लोड आर्म, इसको हम कहेंगे एफोर्ट आर्म। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स
मस्ट बी सेम। जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको हम कहेंगे नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जितना भी मोमेंट ऑफ फोर्स है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अभी हमें समझना है कि कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव होता है। सपोज ये लोड नहीं है, तो अगर हम इसको या से ये लोड देते हैं तो ये किधर मूव करेगा, ऐसे तरफ, इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा इसको। तो ये क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। सो दिस मोमेंट ऑफ फोर्स इज क्लॉकवाइज। अगर यहां पर हम ये हैंड करते हैं तो ये इस रॉड को किधर मूव करेगा, इधर, दैट इज ऑल्सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पर ऑलवेज जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहां पर होगा क्लॉकवाइज। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होना पड़ेगा, और सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इज F1 into D1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ओ पॉइंट को जो ओ पॉइंट के मिडिल में रख के ये घूमता है तो ये हो जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मस्ट बी इक्वल टू होता है F2 D2। ओके, सो D1 by D2 मस्ट बी इक्वल टू F2 by F1। ये हो जाता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है ये। अभी अगर मैकेनिकल एडवांटेज इसको हम निकालें, मैकेनिकल एडवांटेज, तो वो हो जाता है लोड अप्लाइड। एडवांटेज मीन्स हमें कुछ लाभ आए, लोड अप्लाइड बाय एफोर्ट गिवन। ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफोर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। या अब नजर दीजिए, लोड अप्लाइड अगर हम फोर्स से इसको देखें तो लोड अप्लाइड बाय एफोर्ट, और यहां पर एफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म, रिवर्स है। तो एफोर्ट आर्म जितना बड़ा होगा, दैट इज फाल्ट आर्म जितना लोड के करीब होगा, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। सपोज एक सीसॉ है। सीसॉ हमने खेला होगा बचपन में, अभी भी खेलते हैं। तो सीसॉ जो है उसमें दोनों बच्चे को बिठा दिया गया है लेफ्ट आर्म में, दोनों बच्चे को लेफ्ट में बैठा दिया गया है। ओके, एक का मास है 30 kg, एक का 20 kg। तो देखिए सपोज एक सीसॉ है, एक सीसॉ में दोनों बच्चे, ये है मिडिल पॉइंट सीसॉ का, सपोज ओ, इसमें एक बच्चे को बिठा दिया गया है और ये यहां पर एक दूसरे बच्चे को बिठा दिया गया है। अब इस बच्चे का जो वेट है वो है 30 kg और इसका है सपोज 50 kg। इससे फर्स्ट जो बच्चे है उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर और ओ से सेकंड बच्चे का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। अभी क्या होगा, ये इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुक जाएगा, लेकिन इसको हम बैलेंस करना है एक भारी भरकम आदमी को जिसका मास है 74 kg, उसको हम बिठाना है। तो कितना दूर अगर हमको इसको बिठाना है, हमको पूछा गया है कि ये ओ से कितना दूर में, कितना डिस्टेंस में इसको बिठाए कि ये बैलेंस हो जाए, कि ये नहीं हिले। तो हम जानते हैं इधर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज और इधर जो है क्लॉकवाइज, हमने बताया। सो अभी केजी है, इसको हम अगर वेट पे कन्वर्ट किए तो केजीएफ लिख सकते हैं। 1 kg is equal to 9.8 न्यूटन। सो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है कितना होगा, 30, पहले बच्चे का 30 kgf मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2 मीटर,
ओके, सो प्लस 50 kgf मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर, ये होता है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको बैलेंस करेंगे कितने से, 74 kgf मल्टीप्लाई बाय, हमें डिस्टेंस पकड़ लेते हैं कि x, हमें x का वैल्यू निकालना है तो kgf kgf कैंसिल हो जाता है, x मीटर, सो ये क्या है 60 प्लस 50 into 2.5, that is 50 to the 100 और 15 to 0.5 that is 25, तो 125 125, ये होता है 74 into x, सो x का जो वैल्यू है कि वो होता है 125 प्लस 60 that is 185 डिवाइडेड बाय 74, तो ये लगभग 2.5 मीटर के करीब आएगा। तो ऑपोजिट साइड में 2.5 मीटर में ये साधन को बिठाया जाए जिसका मास है 74 kg, तभी ये शीशो क्या होगा, बैलेंस में रहेगा। किस बैलेंस में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया, ये होता है कॉन्सेप्ट आपका मोमेंट ऑफ फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि द sum of moment of force around a fixed point must be zero और total anti-clockwise moment of force must be equal to total clockwise moment of force। अभी हम समझते हैं कि कापेल क्या है। कापेल होता है कि two equal force but opposite in direction and their direction are also different। Suppose this is a rod, अभी इस रॉड में ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट में एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है जिसका वैल्यू है एफ, और बी पॉइंट में एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो दोनों इक्वल फोर्स है लेकिन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट है। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर होता है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर होता है। सपोज ये है फाल्क्रम, अभी फाल्क्रम से जो ए फोर्स का डिस्टेंस है सपोज ये होता है d1 ये, और फाल्क्रम से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है d2 होता है। ओके, सो दीज टू फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। सो कपल ऑफ फोर्स कैसे मेजर करें, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, एक किसी एक का मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स और आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया। सो कपल ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज d1 प्लस d2, इसको हम कहते हैं d। सो एफ मल्टीप्लाई बाय d। देखिए अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स इसको लिखना चाहे तभी लिख सकते हैं। इधर अगर फोर्स एक्ट करे तो ये किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और ये फोर्स एक्ट कर रहा है इधर, ये घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा। सो इसका जो फोर्स ऑफ कपल ऑफ फोर्स होगा, सॉरी कपल ऑफ फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, वो होगा एफ इंटू d1 और इसका होगा एफ इंटू d2, दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो एफ इंटू d1 प्लस एफ इंटू d2 दैट इज सेम आ जाएगा, एफ इंटू d1 प्लस d2, एफ इंटू d इज द टोटल डिस्टेंस सम ऑफ d1 प्लस d2। तो ऐसा हम कपल ऑफ फोर्स को भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कपल ऑफ फोर्स अगर जीरो होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। आप देख सकते हैं कि किसी भी कार व्हीलर में, जिसका जो इमेज है हमारे थंबनेल में, जो कार व्हीलर है उसका जो लेफ्ट आर्म है वो क्या करता है कि इक्वल फोर्स देता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस हैंड में, राइट हैंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक कपल का जो प्रोड्यूस करता है। ओके, जिसका बारे में क्या होता है, स्टीयरिंग टर्न होता है। कॉल, अगर आपको लगता है टैप कॉल जिसमें हम हाथ मुंह धोते हैं, तो अगर कॉल को हम देखें तो इस उंगली से हमने एंटी क्लॉकवाइज और इस उंगली से क्लॉकवाइज फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, सो दे प्रोड्यूस ए कपल। ये क्रिएट हो जाता है, तभी वो ट्विस्ट होता है। अगर कपल नहीं क्रिएट हुआ तो ट्विस्ट नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट जीरो आ जाएगा। यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
कपल ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आते हैं हम, आई होप आपको समझ में आ गया है, और इससे आते हैं हम अभी दूसरा न्यूमेरिकल में। दूसरा न्यूमेरिकल बता दिया गया है कि सपोज जे एक ऐसे ही रॉड है जिसका इधर F1 5 न्यूटन और F2 7 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और जो फाल्क्रम है उसका डिस्टेंस है सपोज 1 मीटर एंड सपोज 2 मीटर एंड 4 मीटर, किसी भी आप चूज कर सकते हैं 2 मीटर या 4 मीटर। तो हमें बोला गया एक नंबर कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O of force due to force F2. So moment of force about O F2 is 2 multiplied by 7, that is 14, unit is न्यूटन मीटर। अभी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। नंबर 2, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F1 about point O. So moment of force of F1 is 4 मीटर into 5 न्यूटन, that is 20 न्यूटन मीटर। अभी ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 20 माइनस 14, दैट इज 6 न्यूटन मीटर। अभी आप कहते हैं 6 अगर आप लिखे तो ये क्या हो जाता है 20 माइनस 40, दैट इज माइनस 20, सॉरी ऐसा आप नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए कि माइनस 20 साइन देके इसको लिखिए, माइनस 20 न्यूटन मीटर प्लस 14 न्यूटन मीटर, सो ये आ जाता है माइनस 6 न्यूटन मीटर। So total moment of force is 6 Newton meter. Negative sign indicates it is clockwise. It is clockwise. Okay. अब क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या साइन से भी बता सकते हैं, माइनस आता है इसलिए क्लॉकवाइज होता है। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स किधर होगा, इधर घूमेगा, ऑब्जेक्ट किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टॉर्क का जो वेक्टर रूप है, जो वेक्टर नोटेशन है, वो क्या होता है। टॉर्क हम वेक्टर से भी, वेक्टर साइन से भी निकाल सकते हैं। सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अगर xy प्लेन में किसी भी पॉइंट में एक फोर्स एक्ट होता है F, P पॉइंट में एक फोर्स एक्ट होता है, और P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है O से, वो होता है R। सो R का जो F का जो डायरेक्शन है, सपोज P पॉइंट में, इसको हम आसान से समझने के F का डायरेक्शन इधर कर देते हैं। तो R जो पोजीशन वेक्टर, इसका डायरेक्शन है इधर, तो इसका जो एंगल होता है थीटा। यहाँ पर भी जो है F इधर जाते हैं, तो जो टॉर्क हो जाएगा, ये R ये F हो, तो टॉर्क हो जाएगा R और F के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज Z डायरेक्शन में। और इसका डायरेक्शन हम टॉर्क को टाउ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R क्रॉस F, ये डायरेक्शन है टॉर्क का। अगर हमें इसका डायरेक्शन निकालना है टॉर्क का, तो राइट हैंड जो पाम रूल है वो हम निकालना पड़ेगा, राइट हैंड रूल। ये क्या करते हैं, अगर हम हमारी उंगलियों को, थंब को ऐसे रख के उंगलियों को R से F की तरफ लिया जाए, इफ यू कॉल आवर फिंगर्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर R to F, दैट इज इधर, सो द एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सो अगर हम R से F के लिए हमारे उंगलियों को कॉल करें, तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो Z एक्सिस बराबर होगा, दैट इज R और F किस प्लेन में है, ये y ये x है, सो xy प्लेन में है, तो टॉर्क मस्ट बी अलोंग z एक्सिस। अगर आपको दिया गया कि r का वैल्यू है सपोज i प्लस j माइनस k है, और f का जो वैल्यू है वो है सपोज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो सिंपली r क्रॉस f कर दीजिएगा। आई होप यू नो द डिटरमिनेंट प्रोसेस i j k, and find out the determinant, and we take the value of torque tau, which is the nothing but vector product of position vector and force. तो ऐसे हम किसी भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। ये फिजिक्स में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इसका फिजिक्स में है, टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है आज हमने जाना है, डिटेल्स डिस्कशन किया है। नेक्स्ट दिन हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। 11 और 12 सब्जेक्ट में जेई नेट की सभी चैप्टर हमें कवर करना है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसे लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कंसेप्ट क्लियर में ज्यादा ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरी में भी ज्यादा ध्यान देते हैं, आपका फायदा ही होगा। सो फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।